I have. So guys, आज की क्लास में हम लोग मेट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स को खत्म करने के बाद हम लोग यहाँ पर टू डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यहाँ पर कवर करने वाले हैं. सो बेसिकली हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टू डायमेंशंस के साथ साथ यहाँ पर थ्री डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भी कवर करने वाले हैं. यानी कि हम लोग बेसिकली दोनों तरफ से इस चीज को कवर करेंगे, चाहे आप इसे टू डायमेंशन में समझें या थ्री डायमेंशन में समझें, दोनों तरीकों से ये काफी हद तक बिल्कुल सेम टॉपिक यहाँ पर रहेगा, है ना. तो आई एम वेटिंग फॉर एवरीबॉडी टू ज्वाइन द क्लास सो दैट वी कैन डिस्कस ओवर द टॉपिक. काफी अच्छा टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट है. काफी सारे चैप्टर्स जो हैं वो इस टॉपिक पे डिपेंड करते हैं, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से ये समझना है, जानना है, एंड वी विल अप्लाई ऑल दीज फार्मूलाज बेस्ड ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स, है ना. सो यस, हमारे साथ साथ कौन कौन जुड़ चुके हैं बेटा, यहाँ पर कमेंट्स करना स्टार्ट कर देंगे. आई एम वेटिंग फॉर एवरीबॉडी टू जॉइन द क्लास. मनीष श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, क्या बात है बेटा, बहुत बढ़िया. मनीष श्रीवास्तव हमारे साथ हैं. और कौन है हमारे साथ? आदर्श पांडे भी आ चुके हैं. एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद. सचिन शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं. और चलिए, सो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन, जो कि हमारा 2D और 3D ज्योमेट्री के ऊपर है. बहुत अच्छे से समझना है. आई होप आप लोगों ने फॉर्मूले एक बार खुद से रिवाइज कर लिए होंगे, बिकॉज फॉर्मूले जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपको पहले से थोड़ा याद करके रखना है. एंड इसी के साथ आज के सेशन में हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं ये थोड़ा देख लेते हैं. हम लोग डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स निकालना सीखेंगे, कैसे दो बिंदुओं के बीच में दूरी को निकाला जा सकता है. एंड सेक्शन फॉर्मूला बेटा हम लोग देखेंगे, खंड सूत्र इसे कहा जाता है. मिड पॉइंट फॉर्मूला मध्य बिंदु सूत्र यहाँ पर कहा जाता है. सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल यानी केंद्रक, टेट्राहेड्रॉन का केंद्रक हम लोग निकालना सीखेंगे. और एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा. एंड उसके साथ साथ यूलर लाइन की एक यूलर लाइन जैसा कॉन्सेप्ट होता है, वो क्या होता है वो हम लोग आज की क्लास में देखेंगे बहुत अच्छे से, है ना. ओके. एंड एग्जाम एनालिसिस देखूं तो बेटा स्पेसिफिकली सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कहूं तो बहुत ज्यादा सवाल नहीं. 2019 में 3 सवाल पूछे गए हैं, 2018 में 4 सवाल पूछे गए हैं, 2017 में 3 सवाल पूछे गए हैं, 2016 में 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो कहीं ना कहीं आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत कम वेटेज वाला टॉपिक है, बहुत ही कम वेटेज वाला टॉपिक है, तो सर इसे इतना फोकस करना चाहिए क्या. नहीं बेटा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. कैसे, मैं आपको बताता हूँ. ये इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कौन कौन से चैप्टर डिपेंड करते हैं बेटा. आप लोगों का डिपेंड करता है सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ लाइन, आपका कंप्लीटली डिपेंड करता है बेटा. इक्वेशन ऑफ लाइन ये पूरा चैप्टर जो है ये इसके ऊपर डिपेंड करता है. फिर उसके बाद अगर आगे की तरफ चले तो हम लोग सर्कल्स में भी कहीं ना कहीं सर्कल्स हो, पैराबोला हो, या फिर सीधा सीधा मैं इसे कोनिक सेक्शंस अगर आप लोगों को बोलूं तो एंटायर कोनिक सेक्शंस में इसका इस्तेमाल होता है बेटा, ठीक है. और साथ ही साथ अगर मैं इसको 2 नंबर सॉरी ऐसे 2 नंबर में मुझे बोलना था कि हम लोग इसे इस टॉपिक के अंदर भी हम लोग काफी इंपॉर्टेंस देख पाते हैं. और फिर उसके बाद अगर हम लोग वेक्टर्स में जाते हैं तो वेक्टर्स में भी कहीं ना कहीं इन छोटे मोटे फॉर्मूलों का इस्तेमाल होता है यहाँ से. तो अगर आपने यहाँ पर इनको अच्छे से समझा, मतलब जो टॉपिक मैं आज करवाने वाला हूँ वो अगर आपने अच्छे से समझा तो डेफिनेट सी बात है बेटा आप लोग बहुत सही तरीके से इन टॉपिक्स को पढ़ पाएंगे जो टॉपिक्स में आगे फ्यूचर में पढ़ाने वाला हूँ, है ना गाइज. तो समझ में आ गया आप सभी को. तो लेट्स बिगिन. और प्रीवियस सेशन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं. प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने बात करी थी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, उसकी प्रॉपर्टीज, सॉल्यूशन बाय क्रेमर्स रूल, इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम लोगों ने बात किया है. एंड आई होप आप लोगों ने अच्छे से रिवाइज वगैरह कर लिया है. हेलो, जय हिंद, रघु, कार्तिक, निखिल, सुमित, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार. तो चलिए शुरू करते हैं, डिस्कस करते हैं आज का डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला. तो बेटा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला देखो, इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि ये कुछ नया नहीं है, जस्ट अ पाइथागोरस थ्योरम लिखा हुआ है, ठीक है. जस्ट अ पाइथागोरस थ्योरम लिखा हुआ है. ये बात हम लोग कैसे मान ले सर कि ये पाइथागोरस थ्योरम लिखा हुआ है. देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि ये धीरे धीरे सब कुछ समझ में आना स्टार्ट हो जाता है. एकदम से शायद से इतना बिल्ड नहीं कर पाते हैं बच्चे, कई बार कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते हैं कि सर किस वजह से ऐसे हो रहा है या वैसे हो रहा है. अज्यूम करें बेटा हम लोग अपने कार्टेशियन प्लेन के अंदर एक पॉइंट यहाँ पर बनाते हैं और एक पॉइंट यहाँ पर बनाते हैं, तो दीज आर द 2 पॉइंट्स. सोचो अब मैं अगर इनको कनेक्ट करता हूँ बेटा यहाँ से यहाँ तक, तो मुझे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस अगर मुझे निकाल कर देना है तो हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द डिस्टेंस, है ना.
तो हम डिस्टेंस कैसे ढूंढ के देंगे, हम कहेंगे सर अगर मैं एक्स एक्सिस पर इसका एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं और एक्स एक्सिस पर इसका भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, मैं वाई एक्सिस पर इसका एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, मैं वाई एक्सिस पर इसका भी एक और परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, तो आप लोगों को ये कॉमन सेंस समझ में आ जाएगा कि सर ये अगर ये एक पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है, ये अगर मेरा x1 y1 पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है बेटा, x1 y1 पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट इज x2 y2, अगर ये पॉइंट का लोकेशन क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2 y2, सो यू कैन क्लियरली से दैट कि सर ये पॉइंट मेरा x1 हो जाएगा, ये पॉइंट मेरा x2 हो जाएगा, ये पॉइंट मेरा y1 हो जाएगा और ये पॉइंट मेरा y2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। फिर मैं यहाँ पर क्या करूंगा बेटा, मैं इस वाले एक्सिस को और ज्वाइन कर देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक परपेंडिकुलर और ज्वाइन कर देता हूँ, तो आप लोग ये कहोगे कि सर ये जो डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का बन रहा होगा, ये वाला स्पेसिफिक डिस्टेंस जो यहाँ से लेके यहाँ तक बन रहा होगा, ये कितने का होगा, ये सर x2 माइनस x1 का होगा, कितने का होगा बेटा, दिस डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू x2 माइनस x1, यानी एक डिस्टेंस आपका x2 पर आ रहा है, दूसरा x1 पर आ रहा है, तो डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंसेस आपका x2 माइनस x1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस अगर आप लोगों से पूछूं कि सर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो आप लोग आंसर करोगे y2 माइनस y1 आंसर करोगे, सो व्हाट विल यू आंसर, y2 माइनस y1। और फिर आप कह रहे हैं कि सर ये P पॉइंट से लेके Q पॉइंट तक का डिस्टेंस अगर मुझे ढूंढना है, सो ये डिस्टेंस क्या हो जाता है बेटा, ये D फॉर्मूला हो जाता है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। अब देखिए बेटा, आप लोगों को साफ साफ एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा, जिसमें अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आप बोलेंगे कि सर ये जो D का स्क्वायर होगा, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, ये जो D का स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा बेस का स्क्वायर यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हो जाएगा। तो बस यहीं से हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला निकालते हैं कि सर D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, D की वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू अंडर द रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये बात समझ में आती है सभी को, है ना, ये बात सभी को समझ में आती है, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है तो बोल सकते हैं बेटा। आप लोगों को सभी को क्वाड्रेंट्स के बारे में मालूम है ना, आप सभी को क्वाड्रेंट्स के बारे में मालूम है ना बेटा, फटाफट बताएंगे, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज। ठीक है, तो सभी को ये बात समझ में आ गई है। थोड़ा सा मैं क्वाड्रेंट्स के बारे में मालूम है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, ऑब्वियसली हम लोग ट्रिको पढ़ कर आए हैं बेटा, इतने भी हम लोग ना समझ नहीं है। हाँ सर आप कुछ भी बोल दोगे क्या, चलिए ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आती है कि हाँ हमें क्वाड्रेंट्स मालूम है, और उन्हीं क्वाड्रेंट्स के हिसाब से हम लोगों ने एक फॉर्मूले को यहीं पे डिराइव किया है बेटा। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ जैसे व्हाट इज 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो मेरी बात को एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा, जिन बच्चों को नहीं मालूम है तो वो सुन ले। 2 डायमेंशन माने 2 आयाम बेटा, 3 डायमेंशन माने 3 आयाम। तो 2 डायमेंशन कैसा होता है सर, 2 डायमेंशन कुछ ऐसा होता है जिसमें आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, ठीक है, ऐसे करके जिसमें हम लोग सपोज बेटा ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, और ये हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस होता है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो वहीं पर अगर हम लोग 3 डायमेंशन ज्योमेट्री के अंदर जाते हैं बेटा, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में क्या होता है, इस बात को ऐसे समझना, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं सर, ये हमारा इस तरीके से एक लाइन बनकर आती है बेटा, इस तरीके से हमारे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस रहता है, जिसमें आप लोगों को ये वाली एक्सिस को हम लोग जनरली एक्स एक्सिस के तौर पे और इसे नेगेटिव एक्स एक्सिस के तौर पे लिखते हैं, ये वाली एक्सिस को बेटा हम लोग पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस के तौर पे लिखते हैं। नाउ वी हैव अनदर परपेंडिकुलर एक्सिस जिसे बेटा पॉजिटिव जेड एक्सिस यहाँ पे लिखते हैं और ये नेगेटिव जेड एक्सिस लिखते हैं। सो ये हमारे पास 3 डायमेंशन होता है। तो नथिंग बट हम लोग बस कुछ नहीं करते हैं सर, हम लोग 2 डायमेंशन प्लेन से बाहर निकलकर हम लोग 3 डायमेंशन प्लेन में पहुंच जाते हैं, और 3 डायमेंशन प्लेन को यहाँ पर हम लोग उसके बेसिस पे उसके अलग अलग फॉर्मूले यहाँ पर क्रिएट करते हैं। सो बस इसमें कुछ खास नहीं होता, इसमें हमारे पास जैसे इनको हम लोग क्वाड्रेंट्स कहते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट्स कहते हैं, ठीक है, चतुर्थांश कहते हैं। तो इसी तरीके से बेटा हम लोग इसको क्या कहते हैं, इनको यहाँ पर जितने भी बनते हैं इन्हें हम लोग ऑक्टेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ऑक्टेंट्स कहते हैं।
ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा क्योंकि ये बेसिक डिफरेंस है। अब इसी चीज को कुछ ऐसे समझना बेटा कि हम लोगों ने सर टू डायमेंशन में दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकाला। हम लोगों ने टू डायमेंशन के अंदर दो बिंदुओं के बीच की दूरी को कैसे निकाला सर? हम लोगों ने बोला कि अगर कोई पॉइंट हमारे पास P है जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 है और एक पॉइंट Q है जिसका डिस्टेंस जो है वो x2 सॉरी जो कोऑर्डिनेट है वो x2 और y2 है, ठीक है। आदर्श पांडे 4D होता है लेकिन अभी तक उसको लेकर साइंटिस्ट लोग अभी भी बहस कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग उसको बीच में नहीं लाएंगे क्योंकि अभी भी साइंटिस्ट लोग भी अभी बहस कर रहे हैं उसके ऊपर कि 4D है तो कैसा होता है। ऑब्वियसली बात है आइंस्टाइन का स्पेस टाइम कर्वेचर ही 4 डायमेंशन होता है, ठीक है। और फिर उसी के साथ अगर मैं यहाँ पर पी क्यू की बात करूँ तो हम लोगों ने कहा सर इनके बीच में डिस्टेंस अगर मुझे चाहिए तो फॉर्मूला हम लोगों ने क्या बनाया सर? हम लोगों ने बनाया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बनाया प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बनाया, ठीक है। तो अब अगर मैं इसमें कहता हूं कि हम लोग थ्री डायमेंशन में जा रहे हैं, तो थ्री डायमेंशन में जा रहे हैं तो सर यहाँ पर जो P पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? x1 y1 z1 हो जाएंगे बिकॉज दिस इज अ थ्री डायमेंशन पॉइंट हो जाएगा। और Q जो है बेटा वो क्या हो जाएगा? x2 y2 z2 हो जाएगा। दिस विल बी द Q पॉइंट नाउ इन द थ्री डायमेंशन स्पेस। तो जब हम इसी की बात करेंगे तो सर इस बार P से लेके Q तक का डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालें बेटा? इस बार P से लेके Q तक का डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे बेटा वही सेम फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे, यानी थ्री डायमेंशन के फॉर्मेट में लिखेंगे, जिसमें पहला टर्म तो सर वही रहेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर ही रहेगा। अगला टर्म जो रहेगा वो y2 माइनस y1 का स्क्वायर ही रहेगा। और जो लास्ट टर्म होगा वो बेटा अब थर्ड डायमेंशन की वजह से z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या मुझे टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन को अलग अलग पढ़ने की जरूरत है? जल्दी से बताएंगे। क्या हमें टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन को अलग अलग पढ़ने की जरूरत है? इज दैट क्लियर बेटा? सभी को समझ में आ गया? चलिए बहुत बढ़िया। तो ये फॉर्मूला बेटा फटाफट एक बार अपने दिमाग में छाप लो क्योंकि फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन एक छोटा सा करेंगे ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग एक अच्छे लेवल पे हो। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जनता करने की कोशिश करे और मैं इसके लिए आप लोगों को 45 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। फटाफट बताएंगे इसका सही जवाब। हाँ बेटा, एक रेडियन होता है, ठीक है। ये एंगल जो आप बोल रहे हैं ये 3D एंगल होता है। 3D एंगल यानी बेसिकली कोनिकल एंगल्स होते हैं ये, ठीक है। लेकिन हाँ ये हमारे कॉन्सेप्ट में नहीं है, ठीक है। नितिन कुमार, वो 3D एक स्पेसिफिक कैटेगरी को बोलते हैं जिसमें लाइन और प्लेन के बारे में आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है। लाइन और प्लेन के बारे में आप लोग पढ़ते हैं, वो 3D होता है। वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। अभी के लिए अब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे फोकस करें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी जहाँ पर हम लोग कोऑर्डिनेट्स को लेकर डिस्कस करते हैं, पॉइंट्स को लेकर डिस्कस करते हैं। अभी हम लोग लाइन और प्लेन के बारे में जनरली बात नहीं कर रहे हैं। वी आर डीलिंग विद ओनली कोऑर्डिनेट्स, ओके। तो कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यदि सर इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी 5 इकाई है तो ए ज्ञात करें। बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है। इसने मुझे डिस्टेंस कितना दे दिया सर? डिस्टेंस इसने मुझे ए दे दिया। और दोनों बिंदुओं के बीच में अगर मैं डिस्टेंस कितना दे दिया इसने मुझे? डिस्टेंस सॉरी 5 यूनिट दे दिया बेटा। कितना दे दिया? 5 यूनिट्स। और ये डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम लोग सर? हम लोग निकालते हैं x2 माइनस x1, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट को माइनस कर दो बेटा। तो a माइनस माइनस वन करोगे तो बेटा a प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 2 माइनस 5 का स्क्वायर करोगे तो बेटा माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। सिंपल ऐसे करके निकालेंगे। तो ये स्क्वायर रूट अगर मैं दूसरी साइड भेज दूंगा तो बेटा इधर हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा। इधर आ जाएगा बेटा a प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा। फिर 9 से अगर आप 25 को कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास 16 बचेगा। तो यू विल से दैट कि सर a प्लस वन का होल स्क्वायर जो होगा वो 16 के बराबर हो जाएगा। तो a प्लस वन जो होगा वो बेटा वो प्लस माइनस 4 के बराबर हो जाएगा। तो आप एक बार बोलोगे कि सर अगर मैं a की वैल्यू एक बार प्लस 4 लेता हूँ, अगर a प्लस वन की वैल्यू अगर मैं प्लस 4 लेता हूँ तो a की वैल्यू बेटा हमारे पास 3 आ जाती है। या फिर अगर मैं a प्लस वन की वैल्यू नेगेटिव 4 लेता हूं तो बेटा a की वैल्यू हमारे पास माइनस के 5 आ जाती है।
तो ऑप्शन जो मैच करेगा वो आंसर निकाल देंगे। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बताइए सभी को क्लियर हुआ? कोई भी सवाल है तो बेटा पूछ सकते हैं फटाफट से, है ना? चलिए, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो अगला सवाल, एक और भारी सवाल घेरते हैं थोड़ा। देखते हैं कौन बच्चा इस क्वेश्चन को खत्म कर सकता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सर फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स। हिंदी में बोलें तो लंब समद्विभाजक आप लोगों को ढूंढना है। तो राहुल राजपूत, दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते हैं ना, दोनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन का सही होना जरूरी है, तो किसी एक ऑप्शन का ही होना चाहिए, वरना वो दोनों ऑप्शन को एक ही ऑप्शन में लगाता है। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देना है आप लोगों को। लेट्स सी इस क्वेश्चन को कौन कितनी देर में कर पाता है। मैं आप लोगों को 60 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए। बहुत जल्दबाजी ना करें बच्चा लोग, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, उसे सोच समझ कर निकालें इस क्वेश्चन को। वैसे इस क्वेश्चन को करने के मेरे पास और भी बेहतरीन तरीके हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको इक्वेशंस ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, जो कि हमारा नेक्स्ट क्लास होगा बेटा, जो कि हमारा नेक्स्ट क्लास होगा। तो अब नेक्स्ट क्लास का वेट तो नहीं करेंगे, लेकिन आज क्यों करवा रहे हो सर? भाई बेटा, आज मैं जो भी तरीका मुझे आता है उससे मैं आपको सिखा दूंगा, कि आज हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं उस मेथड से मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन इससे एक बेहतर तरीका भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो कि काफ़ी आसानी से आप लोग आंसर कर सकते हैं। ऑप्शंस काफ़ी बटे हुए हैं यहाँ पर, जनरली आंसर थोड़े ज़्यादा गलत की तरफ आ रहे हैं। लेट्स सी इस क्वेश्चन का आंसर क्या बोल रहा है सर। पहले थोड़ा डायग्रामेटिक अप्रोच के साथ समझते हैं। डायग्रामेटिक अप्रोच हमेशा एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है बेटा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सपोज करें कि हम लोगों ने एक लाइन बनाया है जिसमें एक पी पॉइंट आपको 3 2 दिया है और -5 4 दिया है। ये आपको पॉइंट दिया हुआ है 3 2 दिया हुआ है, और ये आपको -5 4 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? -5 4। अब आप लोग चाहते हैं कि इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी लंब सम द्विभाजक आप लोग बनाना चाहते हैं। तो ये बेटा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, जिसे मैं क्या बोलूंगा? लंब सम द्विभाजक। ये क्या हो गया बेटा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसे हम लोग यही बोलेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब खास बात क्या होती है आज के कॉन्सेप्ट के हिसाब से? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करता है सर? लाइन को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करता है, दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करता है, और साथ ही आप चाहे बेटा कोई सी भी लाइन इस P पॉइंट से ड्रॉ कर लो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तक, और यहाँ से लेके आप इस Q पॉइंट तक ड्रॉ कर लो, तो भी सर कमाल की चीज क्या देखने को मिलती है? ये दोनों लाइन भी इक्वल होते हैं, ये दोनों लाइन भी हमारे पास इक्वल होते हैं। आप किसी और तरीके से इस चीज को बनाकर देख लो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ से लेके यहाँ तक को ज्वाइन कर लो, और फिर उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक को ज्वाइन कर लो, तो यू विल ऑल्सो सी दैट सर ये डिस्टेंसेस भी हमारे बराबर हो जाते हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की खास बात क्या होती है कि सर इन ये दोनों पॉइंट से ना हमेशा इक्वल डिस्टेंसेस पर रहता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हम लोग अगर ऐसा कुछ कहते हैं कि सर सपोज कि ये कोई पॉइंट है, एक्स पॉइंट है, जो कि हमारे पास जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं मालूम है, एक्स वाई हमें नहीं मालूम है, तो ये पी पॉइंट हो गया, ये क्यू पॉइंट हो गया। तो यू कैन क्लियरली सी दैट इन फ्रॉम द डायग्राम कि सर ये जो पी एक्स का डिस्टेंस है वो पी क्यू एक्स के डिस्टेंस के बराबर है ना? ये बात आप लोग बोल सकते हैं कि पी एक्स का डिस्टेंस जो है वो क्यू एक्स डिस्टेंस के बराबर है। अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन बेटा ऑब्वियसली सॉल्व हो सकता है इस कॉन्सेप्ट से। ठीक है, मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगा। हमने कहा सर पी एक्स का जो डिस्टेंस है वो क्यू एक्स के डिस्टेंस के बराबर है, जहां पर हम लोगों ने एक्स को बेटा क्या मान लिया था? एक्स वाई एक कोऑर्डिनेट मान लिया था, अपनी तरफ से एक रैंडम कोऑर्डिनेट एक्सपेक्ट कर लिया था। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पी एक्स डिस्टेंस को निकालेंगे, तो हम कहेंगे सर अंडर द रूट पी एक्स डिस्टेंस को अगर मैं निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा? वो जाएगा एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा बेटा? एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस विल बी देयर। एंड क्यू एक्स डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बेटा? क्यू एक्स डिस्टेंस भी ऐसे ही निकालेंगे, जिसमें आपके पास एक्स प्लस फाइव का होल स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एक्स प्लस फाइव का होल स्क्वायर, एंड देन वाई माइनस फोर का होल स्क्वायर हो जाएगा इस कॉन्सेप्ट से।
तो आप लोग बोलेंगे कि सर यहाँ से रूट और रूट दोनों को काट दिया जाए तो x माइनस थ्री का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x और y प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर खोला जाए तो प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 4y हो जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू बेटा x प्लस 5 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x हो जाएगा और y माइनस 4 का होल स्क्वायर जब आप एक्सपेंड करेंगे तो प्लस का वाई स्क्वायर प्लस 16 हो जाएगा और माइनस के 8y हो जाएगा। दिस विल बी द कंप्लीट एक्सपेंशन। तो आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। फिर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, जब आप इनको लेकर आएंगे तो आपको 16x, ठीक है, और आपके पास माइनस के 4y, माइनस के 4y, 9 4 13 और 3 यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, माइनस के 28 यानी प्लस 28 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर बेटा, प्लस 28 के बराबर आ जाएगा। इक्वल टू 0 आ जाएगा। आफ्टर डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय 4 आपको मिलेगा 4x माइनस 5 प्लस 7 बराबर 0। सो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए है। सर ये तो हद ही मुश्किल क्वेश्चन सा नहीं लग रहा है बेटा, हद मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है कि सर ऐसे कैसे हम लोग इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन ढूंढ कर दे। तो ये रियली एक बहुत ही कहता है कि ना, जो अलजेब्रा वाला जो थियोरेटिकल आंसर होता है, ये वो थियोरेटिकल आंसर है। हमें ये फॉलो नहीं करना है, हमें ये फॉलो नहीं करना है। हमें इसमें एक और कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है। और वो कॉन्सेप्ट क्या इस्तेमाल करना है बेटा, इसमें सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। जैसा डायग्राम में हम लोगों ने देखा, डायग्राम में हम लोगों ने ये कहा कि सर ये एक तो 90 डिग्री पर होगा, परपेंडिकुलर होगा, और दूसरा ये दोनों डिस्टेंसेस बराबर होंगे। तो बस मुझे किसी भी तरीके से यहाँ पर इसका मिड पॉइंट चाहिए। अगर मुझे ये मिड पॉइंट मिल जाता है, जो पी और क्यू का मध्य बिंदु है, अगर ये मिल जाता है तो मैं ये 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट लेकर दो बातों से इसको प्रूव कर सकता हूँ। कैसे प्रूव कर सकता हूँ बेटा, इसे समझना, ठीक है। हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, फाइंड मिड पॉइंट, ठीक है, फाइंड मिड पॉइंट, क्योंकि अभी आप लोगों को मिड पॉइंट ढूंढना नहीं आता है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा, फाइंड मिड पॉइंट। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फाइंड स्लोप ऑफ पी क्यू, फाइंड स्लोप ऑफ पी क्यू, ठीक है। तो फिर इन दोनों के कॉन्सेप्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं सर, फिर उसके बाद हम लोग m1 और m2 का प्रोडक्ट बराबर -1 लगा सकते हैं। अब इसमें से आधी बातें आप लोगों को नहीं समझ में आएंगी, क्यों, क्योंकि बेटा अभी तक पढ़ाया ही नहीं है, तो कैसे समझ में आएगा। अगर आप ये मिड पॉइंट ढूंढने के बाद स्लोप ढूंढ लेते हैं और उसके बाद ये m1 m2 का -1 लगाते हैं, तो बेटा विद इन 30 सेकेंड आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा सकते हैं, 4x माइनस वाई प्लस 7 बराबर 0। तो अभी निश्चिंत रहिए कि हाँ सर, हमसे अभी ये वाला सॉल्यूशन नहीं हो रहा है या वो वाला सॉल्यूशन करवाइए, तो बेटा ये सॉल्यूशन करने के लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बात सभी को समझ में आ गई है कि इस वाले तरीके से ओनली 30 सेकंड में आप लोग क्वेश्चन को खत्म कर सकते हो, ओनली 30 सेकंड में इस कॉन्सेप्ट से। लेकिन इसके लिए आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला पता होना चाहिए, जैसे कि अभी कार्तिक ने शेयर किया। स्लोप निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। और तीसरा, ये वाली कंडीशन कहाँ से, m1 मल्टीप्लाई m2 बराबर -1, ये कहाँ से आया, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आने वाली क्लासेस में हम लोगों को पता लगेंगे। इज दैट क्लियर बेटा, सभी तैयार हैं, ठीक है, ठीक है, एवरीबॉडी क्लियर। तो अभी के लिए हम लोग क्या कहेंगे सर, अभी के लिए ये वाला फॉर्मूला ठीक लग रहा है, क्योंकि हमने क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिया इतना सा, और वैसे भी कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है बेटा, बहुत बड़ा चीज नहीं है। सिर्फ दो हम लोगों ने a माइनस बी के होल स्क्वायर का एक्सपैंड किया और कैंसिल होने के बाद डायरेक्ट इक्वेशन हमारे हाथ में आई है। इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग जिसमें घबराने वाली चीज है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया। डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम लोगों ने इस क्वेश्चन को खत्म किया है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बेटा, सेक्शन फॉर्मूला 2D। जिस बच्चे ने इसे याद कर लिया है उनको नमन है मेरा बेटा, लेकिन मैं आपको कहता हूँ इसके याद करने के साथ साथ इसको अप्लाई करना बहुत खूबसूरती से सीखिएगा बेटा। अप्लाई करना कैसे सीखते हैं इसको मैं आपको बताता हूँ। मैंने कभी इस फॉर्मूले को रट्टा नहीं मारा है बेटा। एवरी टाइम आई जस्ट मेड अ सिंपल डायग्राम, और उस सिंपल डायग्राम को बेटा मैंने क्या किया है, उसको मैंने लगाना सीख लिया है कि जब भी मुझे सेक्शन फॉर्मूला लगाना है तो हम लोग कैसे लगाएंगे। सपोज करें बेटा ये कोई पॉइंट है, पी पॉइंट है, जिसके कोऑर्डिनेट्स आप लोगों ने x1 y1 लिख दिए हैं, और ये कोई क्यू पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपने x2 y2 लिख दिए बेटा, ठीक है। तो मैं आपसे कहता हूं कि देयर इज अ पॉइंट इन बिटवीन समहाउ बेटा, यहाँ पर p और q के बीच में कहीं पर कोई r पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं मालूम है, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं मालूम है। और उसकी इंफॉर्मेशन आपको क्या दे रहा है, वो ये दे रहा है कि सर ये एंटायरली ना क्या कर रहा है बेटा, ये m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। किस में डिवाइड कर रहा है बेटा, m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। मानिए इसका सिंपल तौर पे अगर मैं बताऊं कि p से लेके r तक का जो डिस्टेंस है और r से लेके q तक का जो डिस्टेंस है, वो अगर रेशियो में लिखा जाए तो बेटा m/n का रेशियो यहाँ पर अप्लाई कर रहा है, ठीक है।
तो अब देखिए, अब इसमें मैं आप लोगों को एक तरीका बताता हूँ कि आप लोग क्या करें कि इस फॉर्मूले को आप लोग बना लें या फिर आप लोग इसे अप्लाई करें। तो मैं कहता हूँ सर, ये जो रेशियो आप लोग देख रहे हो एम रेशियो, इसे हमेशा 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 बेटा इस वाले पॉइंट के पास भेजना, और ये जो एन रेशियो देख रहे हो, इस एन रेशियो को बेटा हमेशा 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 इस वाले पॉइंट के पास भेजना, आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो आप में से बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं सर लगाकर बताओ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपसे कहता हूँ कि इस क्वेश्चन में मैं m की वैल्यू क्या दे देता हूँ बेटा, इस क्वेश्चन में मैं m की और n की वैल्यू चेंज कर देता हूँ। लेट अस से कि यहाँ पर मैं 2 दे देता हूँ और यहाँ पर मैं 3 दे देता हूँ, और यहाँ पर x1 y1 की वैल्यू हटाकर x2 y की वैल्यू हटाकर मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज दे देता हूँ। तो सपोज करो बेटा मैंने यहाँ पर 1 और 3 दे दिया, और यहाँ पर मैंने कितना दे दिया, माइनस के 3 और 2 दे दिया। इतनी इतनी वैल्यूज मैंने यहाँ पर आप लोगों को दे दिया है। अब ध्यान से सुनिए हम लोग क्या करने वाले हैं। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि सर ये जो पहला रेशियो है ये क्यू पॉइंट के पास जाना चाहिए, यानी अगर मैं आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहता हूँ बच्चा, आर पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहता हूँ, तो आपको क्या करना है सर, एक्स एक्सिस के लिए 2 को -3 से मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू -3 करेंगे, और 3 इंटू बेटा 1 करेंगे, 3 इंटू 1 करेंगे और प्लस कर देंगे। बेटा क्या करेंगे, 2 को हम लोग इस वाले पॉइंट से, ये वाले रेशियो को हम लोग इस वाले पॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाले रेशियो को हम लोग इस वाले पॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप इस फॉर्मूले को ऐसे अप्लाई करते हैं तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, यू कैन मेंटली कैलकुलेट, है ना। मेंटली कैलकुलेट करने का फायदा क्या है कि हमें कम समय लगता है। तो 2 3 जा माइनस के 6 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय बेटा इन दोनों रेशियो का एडिशन लिख देना है, यानी 2 + 3 5 लिख देना, डायरेक्ट आंसर आने का है। फिर यहाँ क्या करेंगे सर, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय बेटा इन दोनों का एडिशन कर देंगे तो 5 हो जाएगा। यानी कि हमारा जो आर कोऑर्डिनेट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, आर कोऑर्डिनेट होना चाहिए सर माइनस के 3/5 होना चाहिए, और 9 4 13/5 होना चाहिए। बताइए सभी को समझ में आया कि नहीं आया बेटा, किसी को कोई सवाल है तो प्लीज पूछिए। ठीक है, तो फॉर्मूला याद तो कर ही लिया होगा बेटा, लेकिन आप लोगों को ऐसे लगाना भी सीखना है। ऐसे करके अप्लाई करेंगे तो यू विल बी मोर मोर फास्टर देन एनीबडी एल्स, है ना। तो थोड़ा सा अप्लाई करने पे ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे कि इन फॉर्मूलों को अपने याद करने के साथ साथ कैसे अप्लाई करना सीखना है। वहीं पे बेटा अगर ये पॉइंट अंदर की तरफ आ रहा है तो इसे हम लोग इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला, यानी आंतरिक अंदर की तरफ रहता है बेटा, आंतरिक खंड सूत्र कहा जाता है। जबकि अगर ये पॉइंट आर जो है ये बीच में ना आकर इनसे बाहर कहीं आता बेटा, अगर बाहर कहीं आता तो ये पॉइंट बेटा आर कहीं हो जाता, ठीक है, तो आर बाहर की तरफ हो जाता। तो अब अगर मैं आर बाहर की तरफ लेता तो बेटा मैं चेंज कुछ भी नहीं करता। मैं इस बार अगर इस आर को बाहर, आर की जगह पे मैं लिख देता हूँ, इसका नाम एक्स लिख देता हूँ। लेट अस सपोज मैं इसका नाम एक्स रख देता हूँ कि ये पॉइंट जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है। तो नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला। तो एक्स के कोऑर्डिनेट आप क्या करेंगे, करेंगे वही वाला काम। कौन सा, 2 इंटू 3 माइनस के 6 आ जाएगा, और 3 इंटू 1 3 आ जाएगा। बस इस बार क्या करना है बेटा, इस बार आपको इन दोनों के बीच में प्लस नहीं माइनस करना है, और नीचे जो रेशियोज थे बेटा 2 और 3, इन दोनों का भी आपको डिफरेंस करना है। तो 2 - 3 बेटा -1 हो जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ लगाएंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, लेकिन इन दोनों के बीच में प्लस नहीं बेटा माइनस करेंगे, और डिवाइड में बेटा इन दोनों रेशियोज का डिफरेंस यानी -1 हो जाएगा। तो आप लोग विद इन सेकेंड बेटा एक्स के भी कोऑर्डिनेट्स बता दोगे कि आपके पास सर 9 कॉमा कितना आ रहा है, 5 इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एक्स। बताइए समझ में आया सभी को, किसी को कोई सवाल। एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूले में हम लोग क्या करेंगे सर, एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूले में माइनस का साइन करेंगे, जबकि हमारे इंटरनल सेक्शन फॉर्मूले में प्लस का साइन करेंगे। ये दोनों का डिफरेंस आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। बताइए क्लियर हुआ।
ठीक है। चलिए, तो इसी चीज को सर हम लोग कह रहे हैं सर 2 डायमेंशन में रहते हैं, तो 3 डायमेंशन में क्या आएगा बेटा, 3 डायमेंशन में एक और कोऑर्डिनेट आना शुरू हो जाएगा, लेकिन इसको याद थोड़ी ना करना है, इसको याद नहीं करना है बेटा। एक और कोऑर्डिनेट में हम लोग क्या करेंगे, मैं इसको आपको लगाकर सिखा देता हूँ, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने कहा सर एक पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 3,1,0 है, एक क्यू कोऑर्डिनेट पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट -1,2,3 है, और मैं चाहता हूं कि मुझे पी से लेके क्यू तक के पॉइंट को जोड़ने वाले में से एक ऐसे पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए, आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए जो इसको 1:2 में स्प्लिट अप कर रहा हो बेटा, किसमें, 1:2 में स्प्लिट अप कर रहा हो। तो मैं आपको क्या कहूंगा कि सर अगर आपको आर कोऑर्डिनेट ढूंढना है तो आपको क्या करना होगा बेटा, आपको ये वाले रेशियो को इससे मल्टीप्लाई करना होगा, आपको ये वाले रेशियो को बेटा इससे मल्टीप्लाई करना होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग करेंगे तो सर 1 बन जा -1 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, यानी -1 + 6 डिवाइडेड बाय बेटा इन दोनों का डिफरेंस यानी 3 हो जाएगा। 1 2 जा 2 हो जाएगा एंड 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो 2 + 2 डिवाइडेड बाय बेटा 3 हो जाएगा। 1 3 जा 3 हो जाएगा, 2 0 जा 0 हो जाएगा, यानी 3 + 0 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। तो आप लोग विद इन सेकंड बेटा आर कोऑर्डिनेट को बता सकते हो, दैट इज 5/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। बताइए क्लियर हो रहा है सभी को, अच्छे से समझ में आ रहा है बच्चा लोग? ठीक है। तो 3D में भी हमें सेक्शन फॉर्मूला लगाना आ गया सर। 3D में भी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीकों से होता है। इंटरनल सेक्शन फॉर्मूले में आप लोग प्लस कर रहे होंगे, एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूले में आप लोग माइनस कर रहे होंगे, बस इतना सा फर्क है और कुछ खास डिफरेंस नहीं है। इज दैट क्लियर, है ना, सिंपल सा, काफी आसानी तरीके से हम लोग इस चीज को समझ पा रहे हैं। चलिए, तो सेक्शन फॉर्मूला भी क्लियर हो गया सर, खंड सूत्र भी समझ में आ गया। अब हम लोग बढ़ रहे हैं मिड पॉइंट फॉर्मूले की तरफ। बेटा मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला बोलता है यदि सर हम लोग किसी दो बिंदुओं के बीच में बिल्कुल एक पॉइंट ढूंढना चाहते हैं, यानी मान लो ये बेटा P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट आप लोग x1 y1 बोल देते हो, इसके कोऑर्डिनेट आप लोग x2 y2 बोल देते हो, तो ठीक इसके बिल्कुल बीचों बीच अगर मैं R पॉइंट ढूंढ रहा हूं तो आप लोग बोलोगे सर रेशियो इस बार क्या हो जाएगा, 1:1, दोनों तरफ से बराबर रेशियो हो जाएगा। तो बेटा हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, वही सेक्शन फॉर्मूले को अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो हम कहेंगे सर इस 1 को मुझे इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इस 1 को मुझे इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो क्या ही फर्क पड़ता है सर। अगर मैं r के कोऑर्डिनेट ढूंढना चाहता हूँ तो आप लोग बोलोगे सर x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा और y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो देखिए बेटा ये रहे हमारे पास दोनों फॉर्मूले, है ना। सिंपली अगर 3D में जाऊंगा तो एक तीसरा डायमेंशन इस z एक्सिस के बारे में मैं और यहाँ पर एड ऑन कर दूंगा जो मुझे 3D के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। कोई सवाल बेटा यहाँ तक? एनी क्वेश्चंस? चलिए बढ़िया, ठीक है। तो हमें ये भी समझ में आ गया एंड सेम मिड पॉइंट फॉर्मूला क्लियर होने के बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बेटा ये खूबसूरत सा सवाल आप लोगों के लिए यहाँ पे तैयार रखा हुआ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जनता बताएगी कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। मैं आप लोगों को इसके लिए 75 सेकंड दे रहा हूँ और कोशिश करें इस क्वेश्चन को सोच समझकर आंसर करने के लिए बेटा। वेरी गुड, दो बच्चों के लिए तारीफ काबिल बात है। ये क्वेश्चन पहले किया हुआ है क्या बेटा? इतनी तेजी से कैसे निकाल दिया इस क्वेश्चन को? चलिए, तो इसमें काफी कुछ ये क्वेश्चन में लग रहा है और अच्छा सवाल है। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये कहते हैं ना, थोड़ा सा देखकर उसको बनाया गया क्वेश्चन है, ये बिल्कुल वैसा ही है, बस कुछ चेंजेस, छोटे मोटे चेंजेस हम लोगों ने कर दिए हैं इस क्वेश्चन के अंदर।
काफी बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं और सही आ रहे हैं, यानी इसमें हम लोगों को सही फॉर्मूलों का इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चे, डेफिनेटली बहुत बढ़िया। एक बच्चे का आंसर यहाँ पर गलत हो जाता है। लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि सर इसका आंसर कैसे निकालना है। क्वेश्चन को अगर आराम से पढ़ते हैं तो ये कह रहा है कि सर उन बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, उन बिंदुओं के यानी ऐसे बिंदुओं के जो कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को आंतरिक और बाह्य रूप से 2:3 में विभाजित करते हैं। तो यानी मुझे एक इंटरनल पॉइंट चाहिए, मुझे एक एक्सटर्नल पॉइंट चाहिए। मान लिया बेटा इंटरनल पॉइंट जो है वो r है, और मान लिया कि हमारे पास x जो है वो हमारे पास क्या है बेटा, या s जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट है s जो है। तो r पॉइंट को हम लोग कैसे ढूंढेंगे और s पॉइंट को हम लोग कैसे ढूंढेंगे, हम लोगों ने अभी सीख लिया था। तो हमने कहा सर हमारा रेशियो कितना है, रेशियो हमारा 2:3 है, और हमारा पॉइंट जो है वो 1,3 है और 6,8 है बेटा, ठीक है 6,8 है। तो मैंने आप लोगों को सिखाया कि बेटा इस 2 रेशियो को आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, इस 3 रेशियो को आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 2 6 जा बेटा 12 हो जाएगा, और 3 1 जा 3 हो जाएगा, यानी 15/5 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 2 8 जा 16, 3 3 जा 9, 16 और 9 बेटा 25/5 हो जाएगा। तो ये पॉइंट आ गया, सिंपल, बिल्कुल आसानी से। वहीं पर अगर मैं 2 6 जा 12 और 3 1 जा 3 यानी 12 माइनस 3 करता हूं तो बेटा 9/-1 आ जाएगा। कॉमा 2 8 जा 16 माइनस 9 करूंगा तो बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा, 16 माइनस 9 बेटा 7/-1 आ जाएगा। तो मेरा आर पॉइंट जो हो गया वो बेटा हो गया 3,5 हो गया। जबकि सर मेरा एस पॉइंट कौन हो गया, -9, -7 हो गया। इन शॉर्ट अप्लाई करना, देखिए फॉर्मूले को सही तरीके से जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कितनी देर लगी इस चीज को लिखने में, बिल्कुल देर नहीं लगी, आपने अब लिख दिया, बड़े प्यार से लिख दिया। सो सेम अब अगर मुझे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस चाहिए तो आर से एस का डिस्टेंस निकाल लेते हैं बेटा। आर से एस के डिस्टेंस के लिए मुझे इस पॉइंट में से इस पॉइंट को माइनस करना होगा। तो -9 -3 करूंगा तो -12 का स्क्वायर बेटा 144 आ जाएगा। +7 -7 -5 यानी यहाँ पर भी -12 का स्क्वायर 144 आ जाएगा। तो इसे सॉल्व करने का बेटा आप लोगों को 12√2 मिलेगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बताइए सभी को समझ में आ गया बेटा? एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है, कूल है गाइस, वेरी गुड वेरी गुड। भाई एनडीए के बच्चे मुझे बहुत पसंद है, एक बार में समझ जाते हैं, है ना। चलिए, तो इसी के साथ आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं कि इसके ऊपर और कौन से तरीके से क्वेश्चन बन सकता है ना। दिस इज अ रियली गुड क्वेश्चन। ये कह रहा है कि सर मुझे वो रेशियो बताइए जिस रेशियो से ये लाइन जो है इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड को विभाजित कर रही है। कितना समझ में आया मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बार और पढ़ के बेटा खुद से सॉल्व करने की कोशिश जरूर करें। मैं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देता हूं। चलिए 60 सेकेंड देता हूं इस क्वेश्चन के लिए, है ना। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि सर ये मान लीजिए ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। इन दोनों को जोड़ने वाली रेखा खंड को एक रेखा जो है वो क्या करती है बेटा, विभाजित करती है। तो हमें रेशियो नहीं पता है, तो ये बिंदु हमें लोगों को ये जो रेखा है ये क्या है बेटा, 2x-y बराबर 4, ये वाली इक्वेशन जो है वो इसको किसी रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो मुझे बताना है कि ये कौन से अनुपात में ये विभाजित करेगी। लेट्स सी, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन कर पाता है। काफी फेमस क्वेश्चन है बेटा, क्लास 10 से आप लोग करते हुए आ रहे हो, तो ये मजाक है। बहुत ज्यादा बच्चे इसको गलत जवाब ना दें, मैं उम्मीद करता हूँ। ज्यादातर बच्चे मैं कंफ्यूज, मैंने गलत ऑप्शन तो नहीं लगा दिया, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। चलिए देखते हैं, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं कि सर हमारा रेशियो कितना है, हम लोग मान लेते हैं हमारा रेशियो कितना है सर, k/1 है। कितना है सर, k/1 है। इस बात को ध्यान से सुनना। अगर k/1 है तो बेटा ये a पॉइंट कितना है, 2 - 2 है, और ये b पॉइंट कितना है सर, ये 3,7 है। तो यहाँ पर जो पॉइंट r पॉइंट आ रहा होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स आप लोग कैसे लिखोगे बेटा, इसके कोऑर्डिनेट्स लिखोगे आप 3k
3k+2, कितने लिखोगे बेटा 3k+2 अपॉन में k+1 लिखोगे, ठीक है 3k+2 अपॉन में k+1 लिखोगे, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा आफ्टर अप्लाइंग दिस। और यहाँ पर हो जाएगा 7k-2, कितना हो जाएगा 7k-2 अपॉन में k+1 हो जाएगा, ये हमारा r पॉइंट आ गया। अब मेरी बात को समझिएगा बेटा कि ये जो r पॉइंट है सर, ये ना इस लाइन का एक पॉइंट है, ये r पॉइंट जो ये इस लाइन का एक पॉइंट है। तो अब अगर मैं यहाँ से इसको इरेज कर दूं तो मुझे ये पता चला r पॉइंट जो है वो सर इस लाइन का एक पॉइंट है, तो मैं इस पॉइंट को क्या करूं, इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दूं। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू बेटा यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3k+2 डिवाइडेड बाई k+1 आ जाएगा, और प्लस वाई अगर करूंगा तो बेटा 7k-2 डिवाइडेड बाई k+1 आ जाएगा, और इक्वल्स टू बेटा 4 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 6k+4 और प्लस बेटा 7k-2 इक्वल्स टू बेटा 4k+4 आ जाएगा। तो आप लोग कहेंगे सर 7 और 6 13 है, 13 में से 4 अगर कम कर देंगे तो 9k आ जाएगा, 4 और 4 कट गए तो बेटा दूसरी साइड हमें 2 बच जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ रही है सर 2/9 आ रही है, तो मेरा रेशियो कितना हो जाएगा बेटा 2:9 हो जाएगा। मैंने ऑप्शन गलत लगा दिया बेटा, 9:2 मैंने रेसिप्रोकल ऑप्शन लगा दिया गलती से। बताइए सभी को समझ में आया? एवरीबॉडी क्लियर बेटा, सभी को समझ में आ गया? चलिए एक क्वेश्चन मेरी तरफ से गलत हो गया है ना, मेरी तरफ से गलत हो गया, इसको काउंट नहीं करेंगे, इसको किसी का भी काउंट नहीं करेंगे, जिसका भी सही हो गया है गलत हो गया है किसी का भी काउंट नहीं होगा, ये क्वेश्चन अब हो गया, ऑप्शन गलत लग गया। चलिए ठीक है, तो सभी को समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए, तो अगर सब समझ में आ गया है तो हम लोग आगे चल सकते हैं, अगला सवाल देख सकते हैं। ये लीजिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन काफी आसान है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, कौन बच्चा कितनी देर में कर पाता है। मैं इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को 30 सेकंड्स प्रोवाइड करूंगा, 30 सेकंड की जगह चलिए 45 सेकंड दे देता हूं, ताकि आप लोग आराम से सोच समझ कर आंसर करें। देखो बच्चा लोग, पहले मैं कॉन्सेप्ट को यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आप लोगों के पास बता रहा हूँ, फिर क्वेश्चन को सॉल्व में विद इन सेकेंड खत्म कर दूंगा। इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं है। ये कह रहा है सर एक समानांतर चतुर्भुज है, यानी एक पैरेललोग्राम है। तो ये पैरेललोग्राम का ए बिंदु, ये बी बिंदु, ये सी बिंदु और ये डी बिंदु अगर मैं करता हूँ, तो आप लोग बोलोगे सर इसके जो विकर्ण होते हैं, यानी ए से बी से लेकर डी तक ज्वाइन किया और ए से लेकर सी तक ज्वाइन किया, तो आप लोगों ने बेटा क्लास 9th और 10th में ये बात तो पढ़ी होगी कि सर ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर मात्रा में बराबर बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को बराबर टुकड़ों में बांटते हैं। तो सर ये जो बीच में बिंदु जो आ रहा है ना, ये बिंदु कौन हो जाएगा, ये बेटा मिड पॉइंट हो जाएगा, मिड पॉइंट एम हो जाएगा दोनों का मिड पॉइंट एम हो जाएगा। तो अगर मैं ए के कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से चलूं, मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, ए के कोऑर्डिनेट्स आपको 1,2 दिए हुए हैं, सी के कोऑर्डिनेट्स आपको x,6 दिए हुए हैं। तो आप एक तरफ से तो बोलोगे सर m का कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या हो जाएगा x+1/2, क्या हो जाएगा बेटा x+1/2 हो जाएगा, और 6 और 2 8 का आधा बेटा 4 हो जाएगा। दिस विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ m एक तरफ से। लेकिन सर b के कोऑर्डिनेट हमें 4, y दिए हुए हैं और b के कोऑर्डिनेट हमें 3, 5 दिए हुए हैं, तो यहाँ से भी m के कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हैं। तो आप कहेंगे सर 4+3 7/2 हो जाएगा मेरा पहला वाला कोऑर्डिनेट, और y+5/2 हो जाएगा दूसरा वाला कोऑर्डिनेट। ये हमारे m का दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया, जब हम लोगों ने इसे b और d के रेस्पेक्ट में निकाला। तो जब आप इसे कंपेयर करेंगे बेटा, जब आप इसे कंपेयर करेंगे एक्स एक्सिस को एक्स एक्सिस से कंपेयर करेंगे, तो आपको बेटा एक्स की वैल्यू 6 आ जाने वाली है। ठीक है, एक्स की वैल्यू 6 मुझे इस वाले ऑप्शन में और इस वाले ऑप्शन में तो नहीं मिल रही है। और जब आप इसके y एक्सिस को आपस में कंपेयर करेंगे तो बेटा आपको y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, आपको 3 मिल जाएगी। तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 3 आपको ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। बताइए सभी को समझ में आया? इज दैट क्लियर टू और नॉट? सिर्फ
एक ही बच्चे का आंसर आया क्या? नहीं, शिवम का और रुद्रा का आंसर आया है, बाकी सब ने गलत दिए हैं। भाई बताओ, इतना मुश्किल सवाल जल्दी से बताएंगे, सभी को समझ में आ गया गाइस? ठीक है, भूलेगा ही, समझ में आ गया? कोई सवाल है तो पूछ लो, कोई भी डाउट अगर नहीं है कि सर ये कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, बस फॉर्मूलों को लगाना अच्छे से सीखो बेटा, क्योंकि फॉर्मूले ही यहाँ पर काम आने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या है बेटा हमारे पास। सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल है। सेंट्रॉइड के में जो होता है, सेंट्रॉइड जो होता है केंद्रक, इसे हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? इसे हम लोग कहते हैं हिंदी में केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? केंद्रक कहते हैं। तो केंद्रक क्या होता है? इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल। किसी त्रिभुज के जो आपके माध्यिकाएं होती हैं, उनके माध्यिकाओं का जो प्रतिच्छेदन होता है उसे हम लोग केंद्रक कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि बेटा माध्यिका पता है, और अगर नहीं पता है तो लेट अस टेक अ क्विक लुक ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ माध्यिका। ठीक है, यानी मीडियन। मान लो बेटा एक ट्राइंगल हम लोगों ने ऐसे करके बना लिया, सिंपल सा। तो अब मैं आपसे कहता हूँ कि सर माध्यिका क्या होती है बेटा? माध्यिका एक ऐसी जगह होती है जो सबसे पहले मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है। मान लो ये बेटा, ये दोनों मिड पॉइंट है। मान लो बेटा ये हमारा एक और मिड पॉइंट है जो इसको बराबर में काट रहा है, और मान लो बेटा ये हमारा एक मिड पॉइंट है जो इन दोनों को बराबर बराबर टुकड़ों में बांट रहा है। अब अगर मैं इनकी माध्यिका बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से यहाँ को कंबाइन करूंगा, यहाँ से इसको कंबाइन करूंगा, और यहाँ से इसको कंबाइन करूंगा बेटा, यहाँ से इसको कंबाइन करूंगा। तो आप देखोगे कि सर ये तीनों एक ही बिंदु से गुजर रहे हैं, और इस बिंदु को हम लोग क्या नाम देंगे बेटा? इस बिंदु, ये जो सेंट्रॉइड आ रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी बिंदु को हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं किसी त्रिभुज का। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं किसी त्रिभुज का। तो ये काफी बेसिक सी चीज है, आई होप दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। तो सर अब इस केंद्रक की बिंदु को हम लोग ढूंढते कैसे हैं बेटा? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, बस मिड पॉइंट फॉर्मूले का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन में इसे कहता हूँ जनरली, कि मान लो सर ये हमारे पास x1 y1 है, मान लो सर ये हमारे पास x2 y2 है, मान लो सर ये हमारे पास x3 y3 है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे सर, सेंट्रॉइड के जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे, सेंट्रॉइड को हम लोग g से लिखते हैं बेटा। क्यों लिखते हैं सेंट्रॉइड को? क्योंकि बेटा g जो होता है वो एक्चुअली सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। आप लोगों ने फिजिक्स में तो पढ़ा ही होगा, है ना? ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र अगर मैं बात करूं तो जी जो होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, इसीलिए हम लोग सेंट्रॉइड को जनरली जी लेटर से लिखते हैं। तो ये जी कोऑर्डिनेट अगर मैं ढूंढना चाहता हूं तो बड़ा ही आसान काम है। आपको कुछ नहीं करना है बेटा, आपको x1 को x2 से ज्वाइन प्लस करना है, x3 से प्लस करना है, और इस बार आपको 3 से डिवाइड करना है, 2 से नहीं। सिमिलरली बेटा y1 को y2 से y3 से ऐड करना है, और इसमें भी आपको 3 से डिवाइड करना है, यू विल गेट योर सेंट्रॉइड। वही चीज अगर मैं 3 डायमेंशन के अंदर ले जाता हूं तो बेटा मेरे को एक तीसरा कोऑर्डिनेट और मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा? तीसरा कोऑर्डिनेट और मिल जाएगा, जो हम लोगों को 3 डायमेंशन के अंदर किसी ट्राइंगल का सेंट्रॉइड निकाल कर देगा। इज दैट क्लियर बेटा? किसी को कोई भी सवाल इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर डाउट्स। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल हमें समझ में आ जाता है, तो लेट्स मूव ऑन टू सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन। अब बेटा टेट्राहेड्रॉन जो है ना, मैं चाहे जितना भी बड़ा कलाकार क्यों ना बन जाऊं, मैं MS हुसैन क्यों ना बन जाऊं, मैं एक 2 डायमेंशन पेज के अंदर एक 3 डायमेंशन फिगर को नहीं बना सकता। इट्स इम्पॉसिबल टास्क, लेकिन स्टिल मैं कोशिश करता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। मान लीजिए बच्चा लोग, आप लोगों के पास एक ट्रायंगुलर पीस है पेपर का। ठीक है, आपके पास एक ट्रायंगुलर पीस है पेपर का। तो आपने क्या किया बेटा? आपने उसमें कुछ फोल्ड लगा दिए। फोल्ड लगाए मतलब फोल्ड आपने ऐसे करके आपने कागज को यहाँ से एक फोल्ड लगा दिया, आपने कागज को यहाँ से भी एक फोल्ड लगा दिया बेटा, और आपने कागज को यहाँ से भी एक फोल्ड लगा दिया। तो आपने क्या कर दिया बेटा? कागज को यहाँ से मोड़ा, काटा नहीं, मोड़ा। तो मोड़ने के बाद बेटा क्या करोगे आप लोग? इस वाले पेज को, ये वाले पेज को बेटा आप लोग ऐसे करके ऊपर ले आओ, ये वाले पेज को भी ऐसे करके ऊपर ले आओ, और ये वाले पेज को भी ऐसे करके ऊपर ले आओ। तो आप लोगों के पास मालूम कैसा एक फिगर बनेगा बेटा? आप लोगों के पास एक 3 डायमेंशन फिगर ऐसे करके बनकर आएगा, जिसमें बेस आपका ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, बेस आपका ऐसा ही रहेगा,
और ये वाला पेज जो है ये ऊपर आके बेटा यहाँ से इस वाले पेज के साथ कंबाइन कर जाएगा और ये ऐसे करके 3 डायमेंशन फिगर आप लोगों के सामने बनाएगा। बहुत ही बेकार बना है मैं जानता हूँ, लेकिन इस चीज को मैं अगर आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूं तो ये 3 डायमेंशन फिगर ऐसे बनेगा, ठीक है। इसे टेट्राहेड्रॉन हम लोग बोलते हैं, जिसमें बेस आपका फिक्स है बेटा, और ये ऊपर जाके इससे भी कनेक्ट हो जाएगा, इससे भी कनेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज अ 3 डायमेंशन फिगर जिसमें 4 भुजाएं होती हैं बेटा, 4 फेसेस होते हैं, इसलिए इसको टेट्राहेड्रॉन बोला जाता है, ठीक है। तो टेट्राहेड्रॉन, अब ये टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रॉइड कहां पर होगा, तो इस सेंट्रॉइड को ढूंढने के लिए बेटा हमारे पास देखो 4 तो कोऑर्डिनेट्स होते हैं सर, इसके 4 वर्टेक्स होते हैं ABCD, इसके 4 कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं कि ये x1 y1 अगर मान लो, क्योंकि ये 3 डायमेंशन फिगर है तो बेटा ये x1 y1 z1 इसके 3 कोऑर्डिनेट्स, 3 डायमेंशन के कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो इसमें बेटा x2 y2 z2 इसमें भी 3 डायमेंशन के कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसमें x3 y3 z3 3 डायमेंशन के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, इसमें x4 y4 z4 3 डायमेंशन के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। अब मान लो सर इसका सेंट्रॉइड जो है इस टेट्राहेड्रॉन के अंदर कहीं आ रहा होगा बेटा, सेंट्रॉइड जो है टेट्राहेड्रॉन के अंदर कहीं आ रहा होगा। तो अब अगर मैं इस टेट्राहेड्रॉन के सेंट्रॉइड की वैल्यू ढूंढना चाहता हूं तो ये भी बिल्कुल उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है कि सर हमें लोगों को x1 को x2 से ऐड करना है, x3 से ऐड करना है, x4 से ऐड करना है और डिवाइडेड बाय बेटा 4 करना है। वहीं पर सर y1 को y2 से ऐड करना है, y3 से ऐड करना है, y4 से ऐड करना है और डिवाइडेड बाय 4 करना है। तो ये हमारे टेट्राहेड्रॉन का बेटा क्या आ जाता है, सेंट्रॉइड आ जाता है। तो फॉर्मूले मुझे नहीं लगते हैं कि दे आर रियली रियली वेरी डिफिकल्ट बेटा, कुछ नहीं है, सारे तो एक जैसे ही तो फॉर्मूले दिख रहे हैं। अभी तक मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूले में डिवाइड बाई 2 किया, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल में डिवाइड बाई 3 किया, तो सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन में बेटा हम लोगों ने डिवाइड बाई 4 किया। एनी क्वेश्चंस गाइस, एनी क्वेश्चंस? अगर क्लियर है तो एक बार यस बोल दो ताकि फिर मैं अगले टॉपिक की तरफ चलूं। Z रह गया, Z अच्छा हाँ सॉरी, एक Z कोऑर्डिनेट रह गया, आप समझ गए ना। चलो बहुत स्मार्ट बच्चा मेरा, बहुत स्मार्ट। यहाँ पे बिल्कुल सही बात बोल दी उन्होंने कि सर आपने Z कोऑर्डिनेट लिखना भूल गए, है ना। ऐसी चीजें हमसे भी हो जाती कभी कभी। तो मैं फिर से लिख देता हूँ कि सर अगर मुझे G के कोऑर्डिनेट चाहिए तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे, प्लस यहाँ पर हम लोग y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस z4 डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, क्योंकि ये 3 डायमेंशन था तो 3 डायमेंशन में निकालना होगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, एरिया ऑफ ट्राइंगल। बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक बहुत ही सड़ा हुआ बदबूदार फॉर्मूला है, और वो कौन सा है, ये वाला, ठीक है। जिसे याद हो जाए वो बिल्कुल अपने दिमाग से इसको साफ कर दे बेटा, क्योंकि ये यूजलेस फॉर्मूला है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें याद करने से आप लोगों को अपने दिमाग का एक्स्ट्रा पावर खर्च करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। आपको क्या करना चाहिए बेटा, आप लोगों को डिटरमिनेंट का इस्तेमाल करना चाहिए इस तरीके से। एरिया की जो वैल्यू है 2 डायमेंशन के अंदर अगर आप लोगों को एरिया चाहिए, 3D का कॉन्सेप्ट बेटा नहीं पूछा जाने वाला है, बिल्कुल नहीं पूछा जाने वाला है, तो इग्नोर करेंगे हम लोग कि 3D में ट्राइंगल का एरिया आपके कॉन्सेप्ट में नहीं है। 2D में हम लोग कैसे याद करेंगे, 2D में हम लोग ये कहेंगे सर मान लीजिए आपको कोई भी ट्राइंगल का एक पॉइंट जो है वो आपको दे दिया x1 y1 दे दिया, आपको दूसरा पॉइंट जो है बेटा वो क्या दे दिया, x2 y2 दे दिया, आपको तीसरा पॉइंट जो है वो क्या दे दिया बेटा, x3 y3 दे दिया, ठीक है। ये आप लोगों को पॉइंट दे दिया गया है। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर इन तीनों पॉइंट्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे अंडर रूट लगा दिया है क्या, ओ हो बेटा ये ना थोड़ा फॉर्मूला ही गलत लिखा हुआ है, इसमें अंडर रूट नहीं आएगा, ये फॉर्मूले को इग्नोर करो, ठीक है। इस फॉर्मूले को इग्नोर करो अभी के लिए। तो मैं ये कहता हूँ जिन्हें याद नहीं है, ऑब्वियसली बात है, यस 2 3 3 1 1 2 का कॉन्सेप्ट रहता है बेटा, उसमें अंडर रूट नहीं रहेगा। तो जिन्हें याद है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जिन्हें याद नहीं है वो अपना एक्स्ट्रा दिमाग ना लगाएं। इसमें आपको क्या करना है, अगर आपको एरिया ढूंढना है तो आपको 1/2 लिखना होगा बेटा। 1/2 लिखने के बाद आप लोग एक डिटरमिनेंट निकाल देंगे, बस। एक डिटरमिनेंट में क्या करना होगा, आपको ये वाला पॉइंट पहले कॉपी करना है, यानी आपको यहाँ पर x1 y1 लिखना है, आपको फिर ये वाला पॉइंट यहाँ पर कॉपी करना है, x2 y2 लिखना है, फिर आपको ये वाला पॉइंट यहाँ पर लिखना है, x3 y3 लिखना है, और बाकी सर यहाँ पे थर्ड कॉलम में क्या आएगा, थर्ड कॉलम में हम लोग क्या भरेंगे, तो बेटा थर्ड कॉलम में कुछ नहीं होता है, तो हम लोग 1 1 1 भर देते हैं, और यहाँ से जो भी आएगा वो मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया, ठीक है। एवरीबॉडी क्लियर, हमें सभी को समझ में आ गया फॉर्मूला।
तो ये हुआ बेटा हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। अब मैं यहाँ से आपको एक और चीज बताता हूँ कि सर फॉर्मूला तो हमें समझ में आ गया, लेकिन इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है वो जरा ध्यान से सुनिए। अगर तीन बिंदु बेटा हमारे पास ऐसे हैं जैसे मैंने अभी बनाए हैं, इनको कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं बेटा। कैसे कहते हैं? असमरेखीय, गैर समरेखीय बिंदु कहा जाता है इनको। कि अगर तीन बिंदु नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, मेरी बात फिर से ध्यान से सुनिएगा बेटा, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। क्या है? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, गैर समरेखीय बिंदु है। तो इसका हमेशा क्या होगा बेटा? इसका हमेशा हमेशा एरिया कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा बेटा, इसका क्षेत्रफल जरूर निकलेगा। तो हम लोग कहेंगे सर ऐसे केस में एरिया जो होगा वो नॉन जीरो होगा, एरिया नॉट इक्वल टू जीरो होगा। लेकिन अगर मैं ऐसा कुछ बनाता हूं जिसमें तीनों बिंदु कैसे हैं सर? एक ही रेखा पर हैं, यानी समरेखीय हैं। अगर मैं इसको एक सही शब्द से पुकारूं तो बेटा इसे हम लोग क्या कहेंगे? समरेखीय बिंदु बोलेंगे। कैसी बात बोलेंगे बेटा? कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। समरेखीय बिंदु हम लोग इनको बोलते हैं, जो एक ही रेखा पर आते हैं। तो इस केस में आप लोग देख रहे हो सर किसी भी तरह का ट्राइंगल नहीं बन पा रहा है। ठीक है, अगर कोई ट्राइंगल नहीं बन पा रहा है तो हम लोग इसमें क्या कहते हैं कि सर इस वाले तीनों बिंदुओं से जो भी एरिया निकलेगा वो हमेशा जीरो निकलेगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इसी को हम लोग बोलते हैं कंडीशन ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स। कंडीशन ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स यानी समरेखीय बिंदुओं की क्या कंडीशन होनी चाहिए बेटा? ये हमारी कंडीशन होनी चाहिए। यहां तक सभी को क्लियर हो गया बेटा? बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है, चलिए बढ़िया। तो हम लोगों की ये बात भी समझ में आ गई कि सर किस कंडीशन में मुझे ये जो एरिया होगा ये जीरो होगा। कब होगा बेटा? जब ये समरेखीय बिंदु होंगे, कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। ठीक है बेटा? तो यहाँ पर मैंने गलती से, मैं फिर से बता रहा हूँ बेटा, ये फॉर्मूले में अंडर रूट नहीं होना चाहिए, तो इस फॉर्मूले को हम लोग काट देते हैं। इस फॉर्मूले को हम लोग काट देते हैं। सर इन प्रिज्म द 111 विल बी रिप्लेस बाय Z1 Z2 Z3। नहीं, हाँ बेटा नहीं, बेसिकली हाँ हाँ उसका वॉल्यूम बेटा नहीं, वो पैरेललोपिप में आ जाता है, वो अलग चीज हो जाती है। हम लोग वो चीज अभी नहीं डालेंगे उस चीज को। ठीक है, बेसिकली ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बेसिकली ऐसा नहीं होता है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा उस चीज को लेकर। ठीक है, तो इसमें एरिया का फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है, बस आप लोग ये नोट कर लो। बाकी हम लोग डिटरमिनेंट की हेल्प से यहाँ पर एरिया को निकाल देंगे। ठीक है उमेश, इफ एरिया इज गिवन सो विल टेक एरिया प्लस माइनस बोथ। हाँ, अब बात है कि डिटरमिनेंट से बेटा जब अगर मैं एरिया ले रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, हमेशा पॉजिटिव लेना है। बिकॉज एरिया जो होता है, एरिया एक अदिश क्वांटिटी होती है। एरिया इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है बेटा, एक अदिश मापंक होता है ये। तो इसलिए हमेशा क्या करते हैं बेटा, इसी वजह से हम लोग एरिया हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। एरिया कैसा लेते हैं बेटा? हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। मान लो सॉल्व करने का नेगेटिव भी आ जाए तो आप लोग पॉजिटिव ही लोगे और कोई वैल्यू नहीं लोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यूलर लाइन के बारे में। दिस इज द लास्ट कॉन्सेप्ट बेटा आज के क्लास में। तो मैं इससे पहले आप लोगों को दो चीजों के बारे में बता देता हूं, अगर आप नहीं जानते हैं तो। देन वन ऑफ देम इज कॉल्ड सर्कम सेंटर, अदर इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर, क्योंकि सर सेंट्रॉइड के बारे में तो बात कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, अब ये सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर को ढूंढने के बहुत ही अलग अलग डिफरेंट थ्योरीज हैं। तो बेटा एनडीए इनको नहीं पूछता है कि सर्कम सेंटर ढूंढ के बताओ या फिर ऑर्थो सेंटर ढूंढ के बताओ, तो हम लोग इसको नहीं ढूंढते हैं। सेंट्रॉइड ढूंढने के लिए बोलता है बिकॉज इट हैज अ स्पेसिफिक फॉर्मूला। लेकिन सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर को ढूंढना एक लंबा काम हो सकता है, क्रिटिकल काम हो सकता है। लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा ज्योमेट्री के बेस पे इसको समझ लेते हैं कि व्हाट इज अ सर्कम सेंटर एंड व्हाट इज एन ऑर्थो सेंटर। ठीक है, अब मान लीजिए मैं यहाँ पे तीन स्पेसिफिक डायग्राम बनाता हूँ और उसी बेसिस पे हम लोग बात करते हैं। सपोज करें बेटा मैंने ये एक ट्राइंगल यहाँ पर बनाया, इस तरीके से एक ट्राइंगल बनाया, और यहाँ पर एक ट्राइंगल बना देते हैं। लीजिए बेटा यहाँ पर एक ट्राइंगल बना देते हैं, इसी तरीके का एक ट्राइंगल बना देते हैं, और यहाँ पर भी एक ट्राइंगल बना देते हैं, और इस सेम ऑलमोस्ट सेम जैसा ट्राइंगल हम लोग रखते हैं यहाँ पर, ऐसे करके ये ऐसा ट्राइंगल हम लोगों ने बना दिया। ओके,
सो अब आपसे ये कहता है कि सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर सर किसकी बात करूं, मैं ऑर्थो सेंटर की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा, ऑर्थो सेंटर की बात करूं, जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं बेटा, हिंदी में हम लोग लंब केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, लंब केंद्र बोलते हैं। ठीक है, मैंने हिंदी में लिखना नहीं आ रहा है तो मैंने उसे लंब केंद्र इंग्लिश में लिख दिया। वहीं पर अगर मैं यहाँ पर सरकम सेंटर की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा, सरकम सेंटर की बात करूं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिकेंद्र की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा, इसे हम लोग परिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, परिकेंद्र हम लोग बात करते हैं। ठीक है, और ये जो है बेटा, ये सेंट्रॉइड है, जिसे हम लोगों ने स्पेसिफिकली केंद्र के नाम से तो जाना ही हुआ है। अब आपसे क्या कह रहा है कि सर ऑर्थो सेंटर ढूंढना है, तो आपको क्या करना होगा बेटा, आपको इस ट्राइंगल पे हर एक लाइन पर आपको एक 90 डिग्री ड्रॉप करना होगा। क्या ड्रॉप करना होगा बेटा, आपको एक 90 डिग्री ड्रॉप करना होगा। यहाँ से आपने एक 90 डिग्री ड्रॉप किया, आपने यहाँ से बेटा देखो इसके ऊपर एक 90 डिग्री ड्रॉप किया, ये देखो ये खूबसूरत सा एक 90 डिग्री हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया। तो यू कैन क्लियरली सी दैट कि सर ये हमारे पास एक 90 डिग्री हो गया, ये हमारे पास एक 90 डिग्री हो गया। तो ये बिंदु कहाँ पर कटा सर, ये बिंदु आप लोग देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पर कट रहा है, ये बिंदु यहाँ पर कट रहा है, और ये जो बिंदु आप लोग देख रहे हो इसी को मैं क्या बोलूंगा बेटा, इसी को मैं ऑर्थो सेंटर बोलूंगा। क्या बोलूंगा बेटा, ऑर्थो सेंटर, यानी कि दो लंबों के प्रतिच्छेदन को हम लोग लंब केंद्र बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। इज दैट क्लियर, ये बात हमें समझ में आ गई। फिर सर सरकम सेंटर की बात बताएं बेटा, सरकम सेंटर की बात होती है जब आप क्या करते हैं बेटा, जब हम लोग इसके एंगल बाइसेक्टर्स ढूंढते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा, एंगल बाइसेक्टर्स ढूंढते हैं, है ना। यस, एक मिनट, हाँ, परपेंडिकुलर्स, परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। यस, जब हम लोग इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं बेटा, परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉप करेंगे, जैसे देख लीजिए यहाँ पर मैं इस वाली लाइन पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ढूंढ रहा हूँ बेटा, इस वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने ऐसे करके ढूंढ दिया, और इस वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बेटा मैंने ऐसे करके ढूंढ दिया कि इसके बीचों बीच यहाँ पर इस तरीके से ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन रहा होगा, ऐसे करके ये देखिए ऐसे करके ये बन रहा होगा। थोड़ा इसे और हम लोग इस तरफ ले आते हैं, ठीक है, ये ऐसे करके कट रहा होगा। तो जहां पर बेटा आपके दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आपस में कटते हैं, ये देखिए यहाँ पे 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मैं ऐसे करके ड्रॉ करके काट रहा हूँ। तो ये जो बिंदु आप लोगों को मिला बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का जो इंटरसेक्शन होता है वो कौन होता है सर, वो हमारा सरकम सेंटर हो जाता है। यानी ये क्या कर रहा है बेटा, ये 90 डिग्री भी बना रहा है और ये इन दोनों को बराबर बराबर में भी काट रहा है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का जो इंटरसेक्शन होता है वो परिकेंद्र यानी सरकम सेंटर होता है। बाकी सेंट्रॉइड तो आप लोग जानते हैं, माध्यिकाओं के प्रतिच्छेदन को हम लोग सेंट्रॉइड यानी केंद्रक कहते हैं। ठीक है, तो अब ये सारी चीज जब सर समझ में आ जाती है तो ये कहता है सर जब हम इन तीनों को एक साथ एक ही ट्राइंगल पे जब बनाएंगे, हम इन तीनों को एक साथ जब एक ही ट्राइंगल पर बनाएंगे तो सबसे कमाल की चीज क्या होगी सर, वो एक ही लाइन से गुजरेगा, और इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, इस लाइन को हम लोग यूलर लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, यूलर लाइन बोलेंगे। जब ये तीनों बिंदुओं को एक ही त्रिभुज के अंदर बनाया जाएगा, एक ही ट्राइंगल के अंदर बनाया जाएगा, तो वो तीनों बिंदु एक ही लाइन से गुजरेंगे, और वो एक ही लाइन जो होगा उसको हम लोग यूलर लाइन बोलेंगे, जिसमें ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर तीनों एक साथ आ रहे होंगे। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि बेटा अगर मैंने ये यूलर लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है, ये यूलर लाइन ड्रॉ किया है, तो आपको इस तरफ सबसे पहले बेटा क्या मिलेगा, सबसे पहले आपको ऑर्थो सेंटर मिलेगा, फिर आपको बेटा सेंट्रॉइड मिलेगा बीच में, और फिर आपको बेटा क्या मिलेगा, आपको सरकम सेंटर एस मिलेगा, परिकेंद्र एस मिलेगा। और इनके बीच का रेशियो बेटा याद रखना कि ओ से लेके जी तक का जो भी डिस्टेंस होगा और जी से लेके एस तक का जो भी डिस्टेंस होगा वो हमेशा 2:1 का रेशियो मेंटेन करेगा। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद रखना है। इज दैट क्लियर बेटा, इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग इसके ऊपर
बेटा सेंट्रॉइड हम लोगों ने एक्सप्लेन किया तो था बच्चे, आप भूल गए सेंट्रॉइड को? ये देखिए सेंट्रॉइड के बारे में मैंने यहाँ पर बताया तो था आपको, ये देखिए, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ तो आपको याद आ जाएगा। ये देखिए बेटा सेंट्रॉइड बनाकर तो दिखाया था जब मैंने कहा था इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। सेंट्रॉइड क्या होता है बेटा? इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस होता है, माध्यिकाओं का बेटा प्रतिच्छेदन क्या होता है? सेंट्रॉइड होता है। मैंने बनाया था इसीलिए मैंने दोबारा नहीं बनाया बेटा, ठीक है, समय की कमी होती है तो एक बारी से यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने सेंट्रॉइड बनाया था तो पहले नहीं बनाया था, बस इसीलिए। चलिए, तो इसी के साथ अब हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया है तो फिर हम आगे क्वेश्चन टाइम के लिए चल पाएंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर इस तरीके से है, जिसका आंसर अब आप लोगों को करना है। आई एम वेटिंग फॉर द राइट आंसर्स गाइस। फटाफट बताएंगे इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। मैं आप लोगों को 45 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। हमने क्या सीखा सर? हमने ये सीखा कि अगर किसी यूलर लाइन को हम लोग ड्रॉ करते हैं तो इस तरफ सर ऑर्थो सेंटर आएगा, बीच में हमारा सेंट्रॉइड आएगा और यहाँ पर सर सर्कम सेंटर आएगा। ऑर्थो सेंटर इसने 4,3 दे दिया है बेटा, सेंट्रॉइड हमें -2,5 दे दिया है, लेकिन सर्कम सेंटर की वैल्यू मांग रहा है एक्स वाई। और रेशियो कितना दे दिया सर? रेशियो तो हमारे पास 2:1 रहता ही है ना, डेफिनेटली रेशियो हमारे पास 2:1 तो रहता ही है, तो इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं बनना चाहिए, है ना। काफी सारे बच्चों के सही जवाब हैं, कुछ के गलत जवाब भी हैं, तो लेट्स सी। अब देखिए मैंने आपको क्या सिखाया कि सर अगर मैं इस वाले रेशियो को इस वाले पॉइंट से मल्टीप्लाई करता हूँ और इस वाले रेशियो को इस वाले पॉइंट से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आप कहेंगे सर 2x + 4 अपॉन में 3 जो होगा वो बेटा किसके बराबर हो जाएगा? -2 के बराबर हो जाएगा। सीधा सीधा एक्स एक्सिस जो होगा वो एक्स एक्सिस के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से 2y + 3 अपॉन में 3 करने पर ये किसके बराबर आ जाएगा बेटा? 5 के बराबर आ जाएगा। सो व्हेन यू सॉल्व दिस तो आप लोगों को बेटा 3 2 -6 -10 यानी x की वैल्यू बेटा आप लोगों को -5 मिलने वाली है और -5 के साथ y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 5 15 -3 12 यानी y की वैल्यू बेटा आप लोगों को 6 मिल जाएगी। बस इतना ही करते आपको आंसर ऑप्शन नंबर ए पता लग जाएगा। इज दैट क्लियर? सभी को समझ में आया यूलर लाइन का कॉन्सेप्ट कहाँ काम कर रहा है बेटा? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। सो एवरीबॉडी गेट रेडी गाइस, ठीक है। हाँ बेटा वो एक्सटर्नल से किया जा सकता है लेकिन वो ना थोड़ा उल्टे तरीके से जाने वाला काम हो जाएगा। तो ध्रुव आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए कॉमन सेंस आपको चाहिए। आपको इस फॉर्मूले को, इस कंडीशन को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, बच्चे के दिमाग में एक सवाल आया है तो लेट अस टेक बैक वो क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं कि सर अगर यहाँ ऑर्थो सेंटर है, यहाँ पर सेंट्रॉइड रखा हुआ है और यहाँ पर हमारा सर्कम सेंटर रखा हुआ है, तो हमने कहा सर अब एस को अगर हम लोग एक्सटर्नल पॉइंट मान लें तो ओ से लेके एस तक का जो रेशियो होगा वो बेटा 3 हो जाएगा, जबकि जी से लेके एस तक का जो रेशियो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा बेटा, ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है और ये हमारा मान लो x1 y1 पॉइंट है और ये हमारा x2 y2 पॉइंट है। तो अब आप लोग क्या करोगे बेटा, अब आप लोग इस 3 रेशियो को आप लोग g से मल्टीप्लाई करोगे अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल फार्मूला, इस 1 रेशियो को बेटा आप लोग o से मल्टीप्लाई करोगे अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल फार्मूला, यू विल गेट द पॉइंट्स ऑफ x y। आपको यहाँ से मिल जाएगा एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है बेटा। इस तरीके से आप लोग एक्सटर्नल लगा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर अब ये 3 कहाँ से आया? बेटा 3 इसलिए आया क्योंकि जब आपने यूलर लाइन में ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर के बीच में बोला कि सर यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 2:1 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस टोटल में 3 रेशियो के बराबर होगा, ये वहां से आया है ना, ये वहां से आया। जब हम लोग एक्सटर्नली इसमें जाना चाहते हैं तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे ढूंढ सकते हैं और डेफिनेटली आंसर वही आना है। आप एक्सटर्नली भी कर सकते हैं, लेकिन सीधा तरीका यही है कि बेटा आप इसमें इंटरनल फॉर्मूला ही लगाइए, कोई खास डिफरेंस आप लोगों को फेस नहीं करना पड़ेगा। मैंने भी 2 लाइन के अंदर आंसर निकाला है, आप भी निकाल सकते हैं, ठीक है।
चलिए तो बेटा अब स्पीड अप कर लेते हैं, समय हमारे पास ओनली 20 मिनट्स हैं, तो क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। हम लोगों ने सभी फॉर्मूलों को अच्छे से जान लिया है, समझ लिया है, उनको अप्लाई करना सीख लिया है। सो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो ये रहा सबसे पहला सवाल, काफी आसान सवाल है। इसको 45 सेकंड्स नहीं 30 सेकंड्स के अंदर अगर कोई बच्चा करके बता सकता है तो कमाल की बात है। लेट्स सी कौन करते हैं इस क्वेश्चन को 30 सेकंड्स के अंदर। आपको डिस्टेंस बताना है बेटा, 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस बताना है, कुछ ज्यादा ही आसान सवाल है। लेट्स सी। चलिए समय हो जाता है समाप्त। तो हमने क्या कहा था सर, अगर मुझे इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को माइनस कर दो। तो सर डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा, अंडर द रूट में 2 माइनस माइनस 2 बेटा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, -1 -4 यानी 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप लोग बोलोगे सर 16 और 25 मिलाकर 41 होता है। अब 41 का रूट या तो आप निकालो या तो आप दिमाग लगाओ। बेटा ऑब्वियस सी बात है, 41 जो है वो 36 से बड़ा नंबर है, तो ये 6 का स्क्वायर है ना, और ये 49 से छोटा नंबर है तो ये 7 का स्क्वायर है। यानी अंडर रूट 41 जो होगा वो कम से कम बेटा क्या होगा, वो 6 और 7 के बीच में होगा। कहां पर होगा बेटा, 6 और 7 के बीच में होगा। तो अपना आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बताइए सभी को क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? मैं फिर से एक बार बताता हूँ। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि 41 जो है वो एक 49 से छोटा नंबर है जबकि वो 36 से बड़ा नंबर है, तो सर ये 6 का स्क्वायर है और ये 7 का स्क्वायर है। ये क्या है बेटा, ये 7 का स्क्वायर है, यानी कि 41 जो होगा इसका अंडर रूट जो होगा वो 6 और 7 के बीच में होगा। इसीलिए मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा, सभी को क्लियर? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। सभी बच्चों ने सही जवाब दिया इसका? नहीं, 3 बच्चों ने गलत जवाब दे दिया है। अरे बेटा थोड़ा सा फोकस करेंगे, है ना, गलत नहीं करना है, सही क्वेश्चन करना है, अच्छे से करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला सवाल।